नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनबीएस टाइम्स पर। फंडामेंटल रूल्स की सीरीज में आज हम देखेंगे लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 विच टॉक्स अबाउट फॉरेन सर्विस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फंडामेंटल रूल 109 टू 127। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआर 109 और 110 में डिस्कस करेंगे लीगल बेसिस का। उसके पहले समझ लेते हैं फॉरेन सर्विस की डेफिनेशन। एफआर 9 के सब रूल 7 में फॉरेन सर्विस को डिफाइन किया गया है। सर्विस वेयर पे इज फ्रॉम सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी। तो जब कोई सिविल सर्वेंट एक ऐसी पोस्ट ज्वाइन करता है जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जहां पर उसकी पे अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी से ड्रॉ होती है, तब ऐसे में उसकी सर्विस को फॉरेन सर्विस माना जाएगा। तो यहाँ पर फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में मामूली सा अंतर है। डेपुटेशन में भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन ऐसे में जो नया ऑर्गेनाइजेशन है वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन फॉरेन सर्विस के केस में नया डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट होता है। तो चलिए अब बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की। FR 109 talks about applicability. Rules apply strictly to transfers made after the commencement of these regulations. Prior transfers remain subject to rules in force at that time. तो ऐसे में जो फॉरेन सर्विस के रेगुलेशन हैं उनके लागू होने के बाद जो केसेस हैं ट्रांसफर के, उन्हीं पर ये रूल्स लागू होते हैं। उसके पहले के केसेस को प्री एग्जिस्टिंग रूल से ही गवर्न किया जाएगा। FR 110 में कंसेंट और अथॉरिटी की बात की गई है। नो ट्रांसफर अगेंस्ट अ सर्वेंट्स बिल, मतलब फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता, उसका कंसेंट बहुत जरूरी होता है। एक्सेप्ट फॉर बॉडीज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट लाइक PSUs, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द सैंक्शनिंग पावर। तो यहाँ पर हमने देखा गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी इच्छा के विरुद्ध फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर पर नहीं भेजा जा सकता, लेकिन ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट ओन्ड है वहां पर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे चलेंगे। FR 111 और 112 में प्री रिक्विजिट्स की बात की गई है, मतलब फॉरेन सर्विस ट्रांसफर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे FR 111A में, जिसको डिफाइन किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट। ड्यूटीज मस्ट बी नेसेसरी फॉर पब्लिक रीजन्स एंड बेस्ट परफॉर्म्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटीज पब्लिक रीजन्स या पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, ऐसी कंडीशन में ही गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर पर भेजा जाएगा। FR 111B में डिफाइन किया गया है लियन प्रोटेक्शन को। सर्वेंट मस्ट होल्ड अ पोस्ट पेड फ्रॉम जनरल रेवेन्यूज और अ लियन ऑन परमानेंट पोस्ट। कहने का मतलब जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अपनी पोस्ट पर लियन को होल्ड करता है, या फिर कह सकते हैं उसकी जो पेमेंट है वो जनरल रेवेन्यू से ड्रॉ होती है, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही एलिजिबल होते हैं फॉरेन सर्विस के लिए। FR 112 में बताया गया है लीव की कंडीशंस को। इफ ट्रांसफर्ड व्हाइल ऑन लीव द गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस टू ड्रॉ लीव सैलरी इमीडिएटली। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव पर है और वहीं से उसका फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे में जो लीव सैलरी वो ड्रॉ कर रहा था अपने पेरेंट कैडर से, वो लीव सैलरी उसके ट्रांसफर के साथ ही बंद हो जाएगी। मतलब फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर होते ही उसके जो पे और अलाउंसेस हैं वो नए ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात की गई है सीनियरिटी और रेम्यूनरेशन की। FR 113 टॉक्स अबाउट कैडर रिटेंशन। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिमेन इन देयर पेरेंट कैडर एंड आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ब्लो रूल प्रमोशंस बेस्ड ऑन वर्क नेचर। तो ऐसे में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में है तब पर भी उसके पेरेंट कैडर में जो उसकी इंक्रीमेंट्स हैं वो उसको मिलते रहेंगे और उसको अपने पेरेंट कैडर में सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, इंक्लूडिंग प्रमोशन। यहाँ पर हमने प्रमोशन का एक रूल देखा जिसको कहते हैं नेक्स्ट ब्लो रूल। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पेरेंट कैडर में उससे जो जूनियर एम्प्लॉय है उसको अगर प्रमोशन मिल जाता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट से जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं उन सबको प्रमोशन मिल गया, इवन उसके जूनियर को भी प्रमोशन मिल गया, तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने पेरेंट कैडर में एक नोशनल प्रमोशन दे दिया जाता है और इस प्रमोशन को हम कहते हैं प्रो फॉर्मा प्रमोशन। FR 114 में बात की गई है फॉरेन पे की। पे इज ड्रॉन फ्रॉम द फॉरेन एम्प्लॉयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिंक्विशिंग गवर्नमेंट चार्ज। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करने के लिए अपने पेरेंट कैडर से रिलीव होता है, उसी दिन से उसके जो पे और अलाउंसेस हैं वो फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉयर से मिलना शुरू हो जाएंगे। ज्वाइनिंग टाइम एंड पे विल बी फिक्स्ड बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द फॉरेन एम्प्लॉयर। ज्वाइनिंग टाइम को डिस्कस करते समय भी इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर फॉरेन सर्विस में वॉरिंग डिपार्टमेंट के अपने खुद के ज्वाइनिंग टाइम रूल हैं, तो ऐसे में ज्वाइनिंग पीरियड उनसे गवर्न होगा, अदरवाइज जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो फॉरेन एम्प्लॉयर से
कंसल्टेशन के बाद ज्वाइनिंग टाइम और ज्वाइनिंग पे को फिक्स करेगी। आगे चलेंगे। FR 115 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, भले ही गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन उसका लियन अभी भी उसके अपने पेरेंट कैडर में है, जहाँ पर पेंशनरी बेनिफिट्स और लीव बेनिफिट्स को रिटेन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा। पहले देखेंगे पेंशन, जिसको 115A में डिफाइन किया गया है। कंट्रीब्यूशन मस्ट बी पेड टू जनरल रेवेन्यूज टू सिक्योर फ्यूचर पेंशनरी बेनिफिट्स। तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट को NPS, CPF या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स को सिक्योर रखने के लिए कंट्रीब्यूशन देने होंगे। आगे देखेंगे FR 115B में डिफाइन किया गया है लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन को। रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया टिपिकली पेड ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वेंट। तो यहाँ पर अपने पेरेंट कैडर में लीव सैलरी बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देना होता है इफ ही इज ऑन फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया। मतलब आउटसाइड इंडिया अगर फॉरेन सर्विस पे है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ऐसे में लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं होती है। FR 115 में गवर्नमेंट सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। कंट्रीब्यूशन शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अनलेस द फॉरेन एम्प्लॉयर एक्सप्लिसिटली कंसेंट्स टू बियर द कॉस्ट। अगर फॉरेन एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन की कॉस्ट को बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो ऐसे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट सर्वेंट की होती है कि टाइमली दोनों कंट्रीब्यूशन जनरल रेवेन्यूज में डिपॉजिट होते रहें। आगे एग्जाम्पशन की बात की गई है। नो कंट्रीब्यूशंस आर पेएबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लीव टेकन व्हाइल इन फॉरेन सर्विस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में है और वहां पर रहते ही वो लीव पर चला जाता है, तो उस पीरियड के लिए लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन को देने की जरूरत नहीं होती है। आगे देखेंगे, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पर UN बॉडीज या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करता है, तो ऐसे में पेंशन कंट्रीब्यूशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पहले यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हम देखेंगे, जैसे UN सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में आउटसाइड इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है, तो ऐसे में केवल पेंशन कंट्रीब्यूशन उसको देना होगा, क्योंकि आउटसाइड इंडिया फॉरेन सर्विस में लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन की क्या कंडीशंस है? अगर ड्यूरेशन 3 साल या उससे ज्यादा है, तब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2 पे पेंशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अबेल ऑर्गेनाइजेशंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए सर्विस देता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि अपने पेरेंट कैडर में पेंशन बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलर पेंशन कंट्रीब्यूशन दे, या फिर उस टाइम पीरियड के लिए एक और ऑप्शन वो अवेल कर सकता है इन ऑर्गेनाइजेशंस के रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। और अगर ड्यूरेशन 1 से 3 साल तक के बीच में है, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर विड्रॉल बेनिफिट्स एज पर फॉरेन एम्प्लॉयर रूल्स। नेक्स्ट है कैटेगरी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की। पेंशन पेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंट्स फॉर सर्विस, लोकल ग्रेच्युटी आल्सो एडमिसिबल। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन सर्विस में है, जो अफ्रीका, एशिया या फिर लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हो सकते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पेरेंट कैडर में पेंशन कंट्रीब्यूशन देगा और साथ ही साथ उसकी सर्विस के बदले में जो लोकल ग्रेच्युटी मिलेगी उन डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके लिए भी वो एलिजिबल होगा। आगे चलेंगे, तो अभी हमने डिस्कस किया था लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसके कैलकुलेशन के कुछ तरीके हैं जिनको हम आगे देखेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेट की बात करें, तो ये 11% होता है बेसिक पे का, जो फॉरेन सर्विस में बेसिक पे है उसका 11%। अगर फॉरेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को पे कर रहा है तब ये 11% होगा, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इसको पे करता है तो उसको कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं। इफ बोथ पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पे कर रहा है, तब उसका फॉर्मूला ये होगा। केवल पेंशन के लिए अलग फॉर्मूला है और केवल लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के लिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें जो टर्म्स हमें दिख रहे हैं, एल क्या है यहाँ पर? एल डिनोट्स लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, एफ है पे एक्चुअली ड्रॉन इन फॉरेन सर्विस, पी इज पेंशन कंट्रीब्यूशन, और आर होगा यहाँ पर रेट ऑफ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, जो आपका 11% है। तो आप केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन जानिए जो 11% ऑफ बेसिक पे होता है, बाकी एग्जाम के नजरिए से और कॉम्प्लिकेशंस को जानने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन रेट्स की बात की गई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्कीम और कब से इसको लागू किया गया है, साथ ही साथ जो रेट होगा वो होगा आपका परसेंटेज ऑफ बेसिक पे प्लस DA। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ओल्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम में आता है, तो ऐसे में पेंशन कंट्रीब्यूशन का
रेट होगा 18%, जो पहले 14% था, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से ये 18% हो गया है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट एनपीएस एम्प्लॉय है तो 1 अप्रैल 2019 से ये कंट्रीब्यूशन हो गया है 28%, पहले जो 24% था। अगर इसके फ्रैक्शन की बात करें, 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 14% ऑर्गेनाइजेशन का है। ये 31 मार्च 2019 तक था, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से इसमें एक कंपोनेंट और ऐड कर दिया गया है, वो है 4% फॉर ग्रेचुटी। तो इस तरह से फॉरेन सर्विस में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है एनपीएस एम्प्लॉइज का, वो आज की डेट में 28% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। तो यहाँ पर जो पेंशन कंट्रीब्यूशंस हैं वो बेसिक पे पर बेस्ड होते हैं। साथ ही साथ जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एनपीएस के कंट्रीब्यूशन है वो टाइम से जो सीआरए है उसमें डिपॉजिट कराया जाए। अगर बोरोइंग डिपार्टमेंट सीआरए में रजिस्टर है तो डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूशन वहां पर भेज सकता है। अगर नहीं है तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट के पेरेंट कैडर को वो कंट्रीब्यूशन भेज सकता है, जिसको पेरेंट कैडर सीआरए में जमा कराएगा। और साथ ही साथ पेरेंट कैडर एनपीएस कंट्रीब्यूशन को एडवांस में भी सीआरए को दे सकता है और उसके बाद बोरोइंग डिपार्टमेंट से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रिकवर कर लेगा। आगे चलेंगे। FR 116 में बात की गई रेट्स की। रेट्स फॉर पेंशन एंड लीव सैलरी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय जनरल ऑर्डर्स। तो ऐसे में पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के जो रेट्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरल ऑर्डर से फिक्स करेंगे, जिनको अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। FR 117A टॉक्स अबाउट पेंशन डिजाइन टू सिक्योर द सेम पेंशन द सर्वेंट वुड हैव अर्न्ड इन गवर्नमेंट सर्विस। तो ऐसे में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, ऐसे फिक्स किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पेरेंट कैडर में सेम पेंशन को सिक्योर कर सके अगर वो अपने पेरेंट कैडर में काम कर रहा होता। FR 117B में बात की गई है लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन की। इट एंश्योर्स लीव सैलरी ऑन द स्केल एंड कंडीशंस एप्लीकेबल टू द सर्वेंट्स पेरेंट कैडर। तो देखिए, लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन को जानना बहुत जरूरी है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में होता है उस टाइम पीरियड के लिए भी उसके पेरेंट कैडर में उसको लीव मिलती है, जिनका इनकेसमेंट वो रिटायरमेंट की बात करता है। फॉरेन सर्विस के दौरान चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में ड्यूटी दे रहा है, उसकी सर्विसेज अपने पेरेंट कैडर को मिल नहीं रही हैं, तो ऐसे में जो भी लीव उसके अकाउंट में ऐड हो रही हैं, जिनको वो फ्यूचर में इनकैश भी करा सकता है, तो उनको सिक्योर रखने के लिए लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन को फ्रेम किया गया है। आगे चलेंगे। कंट्रीब्यूशंस को लेके यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी और मैंडेटरी नेचर की बात की गई है FR 119 और 120 में। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमिट कंट्रीब्यूशंस इन स्पेसिफिक केसेस एंड प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट रेट्स फॉर ओवरड्यू पेमेंट्स। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है या फिर लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है उनको वो माफ कर सकती है, मतलब रिमिट कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई ओवरड्यू है इस तरह की कंट्रीब्यूशन का तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लगा सकती है। अगर हम पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशंस की बात करें, दे आर मैंडेटरी इन नेचर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन नॉट इलेक्ट टू विदहोल्ड कंट्रीब्यूशंस। तो गवर्नमेंट सर्वेंट ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकता कि फॉरेन सर्विस के दौरान वो अपने पेरेंट कैडर में पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। कंट्रीब्यूशन सिक्योर द क्लेम टू पेंशन एंड लीव सैलरी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो पेंशन कंट्रीब्यूशन दे रहा है पेरेंट कैडर में और जो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन दे रहा है पेरेंट कैडर में वापस आने के बाद उसके जो क्लेम्स हैं पेंशन और लीव सैलरी के, तो ये कंट्रीब्यूशंस उनको सिक्योर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नो रिफंड्स की भी बात की गई है। Neither the official nor the foreign employer has property rights in contributions. No claims for refund are entertained. तो जो भी पेंशन और लीव सैलरी के कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं उस पर ना तो गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट होता है ना ही फॉरेन एम्प्लॉयर का, एंड ऑल्सो दे कैन नॉट क्लेम द रिफंड्स ऑफ दीज कंट्रीब्यूशंस। आगे चलेंगे। FR 121 में बात की गई है पेंशन रिस्ट्रिक्शंस की। ऑफिशियल्स कैन नॉट एक्सेप्ट सेपरेट पेंशन ग्रेचुटी फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर्स विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में रहते हुए उस डिपार्टमेंट की पेंशन या ग्रेचुटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। FR 122 में लीव प्रोविजंस की बात की गई है। लीव विद इन इंडिया इज ग्रांटेड ओनली पर स्टैंडर्ड सर्विस रूल्स ऑफ द पेरेंट कैडर। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस में है विद इन इंडिया और वो लीव लेना चाहता है तो उसके जो पेरेंट कैडर के लीव रूल्स हैं वही एप्लीकेबल होंगे। साथ ही साथ लीव सैलरी इज ओनली रिसीव्ड व्हेन द ऑफिशियल एक्चुअली क्विट्स ड्यूटी एंड प्रोसीड्स ऑन लीव।
तो गवर्नमेंट सर्वेंट लीव सैलरी के लिए तभी एलिजिबल होगा जब वो फॉरेन सर्विस में ड्यूटी को क्विट करता है और एक्चुअली लीव पर प्रोसीड करता है। आगे चलेंगे। FR 123 टॉक्स अबाउट लीव इन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया। जब गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पर देश के बाहर जाता है तो ऐसे में क्या प्रोसीजर होता है। लीव इन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया इज डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयर, सैलरी इज पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड लीव इज नॉट डेबिटेड अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट लीव अकाउंट। तो आउटसाइड इंडिया फॉरेन सर्विस के दौरान जो फॉरेन सर्विस एम्प्लॉयर है वो लीव को डिटरमाइन कर सकता है और साथ ही साथ जो लीव सैलरी है उस दौरान वो एम्प्लॉयर ही देता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट की लीव अपने पेरेंट कैडर के लीव रूल से गवर्न नहीं हो रही है तो उसके लीव अकाउंट से भी कोई भी लीव डिडक्ट नहीं की जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट सर्वेंट के इंडियन गवर्नमेंट लीव अकाउंट से कोई भी लीव डेबिट नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी लीव की ड्यूरेशन के लिए उसके पेरेंट कैडर के लीव अकाउंट में कोई भी लीव ऐड नहीं की जाएगी। मतलब आउटसाइड इंडिया लीव के पीरियड को उसके अपने पेरेंट कैडर की लीव एलिजिबिलिटी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो स्टैंडर्ड लीव रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। अगर फॉरेन एम्प्लॉयर गवर्नमेंट सर्वेंट के पेरेंट कैडर को लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है जो FR 116 के प्रिस्क्राइब्ड रेट के अकॉर्डिंगली है, जो हमने पहले भी देखा था 11% ऑफ बेसिक पे। आगे चलेंगे। यहाँ पर रिवर्सन प्रोसेस की बात की गई है FR 124 से 126 तक। पहले बात करेंगे FR 124 की। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस से वापस आकर एक ऐसी पोस्ट को ज्वाइन करता है जो ऑफिशिएटिंग इन नेचर है तो ऐसे में उसका पे फिक्सेशन कैसे होगा वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पे इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट पोस्ट लियन, फॉरेन सर्विस पे इज इग्नोर्ड फॉर फिक्सिंग गवर्नमेंट पे। कहने का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस से रिवर्ट होने के बाद अपने पेरेंट कैडर की पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता है, किसी दूसरी पोस्ट को ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में ज्वाइन करता है तो ऐसे में जो पे फिक्सेशन होगा उसका वो फॉरेन सर्विस की पे के अकॉर्डिंग नहीं होगा बल्कि उसकी पेरेंट कैडर की जो पोस्ट में प्रिजम्पटिव पे है उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो पेरेंट कैडर में जो गवर्नमेंट सर्वेंट की बेसिक पे होगी उसके कॉन्टेक्स्ट में ही ऑफिशिएटिंग पोस्ट की पे को फिक्स किया जाएगा, ना कि फॉरेन सर्विस की पे को देखते हुए जहां से वो रिवर्ट हो रहा है। अगर रिवर्जन डेट की बात करते हैं जिसको FR 125 में डिफाइन किया गया है, ऑफिशियल रिवर्जन अकर्स व्हेन द सर्वेंट टेक्स चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट अनलेस लीव इज टेकन फर्स्ट। तो रिवर्ट होने के बाद जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पेरेंट कैडर में ज्वाइन करता है उसी को ऑफिशियल रिवर्जन डेट माना जाएगा, बशर्ते गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस से रिवर्ट होने के बाद सीधा लीव पर ना चला गया हो। FR 126 में फॉरेन पे और कंट्रीब्यूशंस के बंद होने की बात की गई है। फॉरेन पे एंड कंट्रीब्यूशंस cease immediately on the date of official reversion। तो जैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस से अपने पेरेंट कैडर में ज्वाइन कर लेता है वैसे ही उसकी फॉरेन पे और अपने पेरेंट कैडर में जो पेंशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशंस थे वो भी बंद हो जाएंगे। आगे चलेंगे। FR 127 talks about cost recovery rules when an addition is made to a regular establishment on the condition that its cost or a definite portion of its cost shall be recovered from the benefited persons। तो अगर रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में कुछ और पोस्ट को ऐड किया जा रहा है, उनमें एडिशन किया जा रहा है, तो ऐसे में उसकी कॉस्ट या उस कॉस्ट के डेफिनेट पोर्शन को रिकवर किया जा सकता है। किससे? फ्रॉम द बेनिफिटेड पर्संस। मतलब ऐसे पर्संस जिनको उस एडिशनल एस्टेब्लिशमेंट से बेनिफिट दिया जा रहा है। मतलब जब गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज को किसी प्राइवेट बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर किया जाता है और उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट में कुछ एडिशन करना पड़ता है तो उस एडिशन के लिए जो कॉस्ट आती है उसको उस प्राइवेट बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन से रिकवर किया जाएगा। ग्रॉस सैंक्शन कॉस्ट ऑफ सर्विस डज नॉट वेरी विदाउट मंथली एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो जो भी अमाउंट रिकवर किया जाएगा वो उस सर्विस की ग्रॉस सैंक्शन कॉस्ट होगी जिसको एक बार फिक्स कर दिया जाएगा और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हिसाब से मंथली वेरिएशन नहीं होंगे। साथ ही साथ इस कॉस्ट में पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी कंट्रीब्यूशंस को भी शामिल किया गया है जिनके रेट्स को FR 116 में डिफाइन किया गया जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। लास्टली बात की गई है गवर्नमेंट पावर्स की। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिड्यूस और एंटायरली फॉरगो द रिकवरी अमाउंट्स। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो इस कॉस्ट को कम कर सकती है या फिर पूरी तरह से माफ भी कर सकती है। एंटायरली फॉरगो द रिकवरी अमाउंट्स। तो इस तरह से आज हमने फॉरेन सर्विस के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CCS लीव रूल्स 1972। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।